नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि मैं आज का प्रोग्राम शुरू करूं, आपको एक बार याद दिलाना चाहती हूं कि सत्य हिंदी का एंड्रॉयड ऐप आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज आपको मैं बताती हूं कि आज की मेरी लिस्ट में क्या क्या है। 3 खबरें हैं। पहली खबर किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। आज के दिन आज किसानों ने सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक भूख हड़ताल पर बैठे। कुछ मिलने मिलाने की भी बात आ रही है कि वो सरकार बातचीत के लिए तैयार है, तो उससे जुड़ी हुई आपको सारी खबरें बताऊंगी। दूसरी खबर है किस तरीके से फेसबुक दक्षिणपंथी संगठन यानी कि बजरंग दल पर नरम हुआ है। क्या कारण है फेसबुक का बजरंग दल पर नरम होने का, उसके बारे में आपको बताएंगे कि इसके पीछे की क्या राजनीति है, क्या सुरक्षा के कारण है। और तीसरी खबर है, आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते मैंने आपको बताया था कि मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश के पहला लव जिहाद का जो मामला सामने आया था, उसमें एक अखबार ने ये खबर छापी कि जो युवती थी वो 22 साल की पिंकी, वो प्रेग्नेंट हो गई है और फिर उसके बाद उसका अबॉर्शन हो गया है क्योंकि उसको अधिकारियों ने एक गलत इंजेक्शन दिया था। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो सारी खबर फेक थी और मुरादाबाद प्रशासन ने उसको कहा है कि ये खबर गलत है। तो उसके बारे में जो भी डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एजेंडा की पहली खबर से। तो चलिए बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक किसान भूख हड़ताल पर बैठे रहे। दिल्ली जयपुर हाईवे को ब्लॉक किया। जो दिल्ली और हरियाणा का बॉर्डर है उसे भी ब्लॉक किया गया। दिल्ली राजस्थान का जो बॉर्डर है उसे भी ब्लॉक किया। यहाँ तक कि जो रेवाड़ी पर जो लोग बैठे हुए थे, तो रेवाड़ी से आगे वो किसान नहीं आ पाए। इसको लेकर आज भी खबरें आ रही थी कि वहां पर बैरिकेड्स और अलग अलग तरीके के जितने भी रोड़े अटकाए जा सकते थे किसानों के लिए, वो रोड़े अटकाए गए हैं। लेकिन इधर बीच ये भी खबर आ रही है कि कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि वो किसानों से बातचीत के लिए तैयार हैं। और उधर राजनाथ सिंह ने भी आज वो फिक्की के एक इवेंट में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये जो मौजूदा सरकार है वो किसानों के अहित में कोई भी डिसीजन लेगी। यानी कि राजनाथ सिंह का कहना है कि ये जो तीनों कृषि कानून है वो किसानों के फेवर में है और अगर उनके मन में कोई शंकाएं हैं या कोई डाउट्स हैं तो उसे बातचीत करके उसका मसला हल किया जा सकता है। लेकिन आपको ये बता दें कि ये जो सारे किसान हैं, इनका ये कहना है कि ये तभी मानेंगे जब ये तीनों कृषि कानून को वापस लिया जाएगा। और एमएसपी गारंटी बिल की इन किसानों ने बात की है। लेकिन इसी बीच आज ये भी खबरें आ रही थी कि जो ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति है उसके कुछ 10 किसान आज कृषि मंत्री से मिलने के लिए गए थे। तो एक तरीके से जो आप स्ट्रैटेजी देखिए कि जो सरकार की स्ट्रैटेजी है, एक तरफ वो बातचीत की बात करती है और दूसरी तरफ छोटे छोटे गुटों में सरकार के जो मंत्री हैं, जो उनके आला ऑफिसर्स हैं, वो किसानों से मिल रहे हैं। तो इसे आप क्या कहेंगे? ये रणनीति उन्हें विभाजित करने की लगती है कि सरकार इन किसानों को बांटने में जुटी हुई है। आपको याद होगा कि जो पहले दिन की बातचीत थी उसमें भी कृषि मंत्री ने 3 समूहों में इन किसानों से बात किया था। तो क्या सरकार इस समय बौखला चुकी है? क्या सरकार को ये लगने लगा है कि ये जो किसानों का आंदोलन है ये उसके हाथ से निकल गया है और शायद इसीलिए इस तरीके का डबल नैरेटिव चल रहा है? और डबल नैरेटिव का शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रही हूं क्योंकि एक तरफ एक जो नैरेटिव सरकार का है कि वो बातचीत के लिए तैयार है, जो भी चेंजेस कहेंगे किसान वो सारे बदलाव हम कानून में लाने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ आप देखिए जो सरकार की जो इंटरनेट ट्रोल आर्मी है वो क्या कहती है? इन सारे किसानों को पाकिस्तानी बोलती है, खालिस्तानी बोलती है, ये कहती है कि ये तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। और सिर्फ ट्रोल आर्मी ही क्यों, केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद को देखिए, उन्होंने कहा था कि ये जो किसान आंदोलन है ये बिल्कुल भटक चुका है क्योंकि इसमें टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग शामिल हैं। उधर पीयूष गोयल जी ने भी इसी बात को कहा। निर्मला सीतारमन ने अपने इंटरव्यूज में कुछ चैनल्स को इन बातों को कहा है। तो ये कैसा दोहरा चरित्र है सरकार का? एक तरफ सरकार ये कहती है कि वो किसानों की बात मानने के लिए तैयार है, दूसरी तरफ ये जो सारे मंत्री हैं ये बताते
बताते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग इसमें शामिल हैं। तो सरकार कहीं ना कहीं अगर बातचीत की बात करती है, जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने फिक्की के कमेंट इवेंट में कहा था कि वो जितने भी ये तीनों कृषि कानून हैं ये किसानों की जिंदगी बेहतर करेंगे, किसानों के बेहतरी के लिए ये तीनों कृषि कानून लाए गए हैं। तो अगर प्रधानमंत्री ऐसी बड़ी बातें किसानों के लिए कर रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है कि इसी प्रधानमंत्री की कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस तरीके के अनाप शनाप कमेंट्स दे रहे हैं और किसानों को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप देखिए पूरा जो एक नैरेटिव सरकार का है, कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी जो सरकार की है वो बिल्कुल फेल हो चुकी है, क्योंकि किसानों को मनाने में सरकार नाकाम रही है, ये बिल्कुल साफ हो चुका है। तो अब सरकार की रणनीति यह है कि किसी न किसी तरीके से जल्द ये आंदोलन खत्म करो, और अगर आंदोलन नहीं खत्म अगर नहीं हो रहा है तो उनको डिस्क्रेडिट करिए और खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी, टुकड़े टुकड़े गैंग, ये सारी जितने भी एडजेक्टिव्स हैं वो आप इन किसानों के लिए आप इस्तेमाल कर लीजिए। तो यही बिल्कुल एक नैरेटिव आज रहा है। लेकिन आज किसानों ने फिर से एक बार ये कहा है कि अगर सरकार इन तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तो 19 दिसंबर से इस आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा, क्योंकि मजदूर और महिलाओं की भागीदारी इस किसान आंदोलन में बढ़ जाएगी। इधर और भी खबरें आ रही हैं कि और भी राज्यों से काफी सारे किसान दिल्ली कूच कर चुके हैं, दिल्ली की ओर बढ़ चुके हैं। और जैसा मैंने आपको बताया कि दिल्ली गाजियाबाद के हाईवे को भी आज थोड़े समय के लिए ब्लॉक कर दिया गया था, बैरिकेड्स लगाए गए जो राजस्थान और दिल्ली का जो बॉर्डर है, और जो देश भर के जो तमाम मुख्यालय हैं यानी कि डीएम के दफ्तर हैं उनके बाहर भी आज किसानों ने धरना दिया है। लेकिन आज बात वो देखने की है कि जो ये किसान सरकार से मिलने गए थे आज, उन्होंने किसान ये जो कृषि कानून है उनको अपना समर्थन दिया है। तो ये किसान ज्यादातर ये केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु के किसान थे जो कि आज कृषि कानून के समर्थन में सरकार को अपनी बात रख कर आए हैं। तो ये क्या स्ट्रैटेजी है सरकार की, क्योंकि 80% किसान यानी कि 80% किसान जो इस समय बैठे हुए हैं उनका ये कहना है कि जो किसान दल सरकार को जाकर अपना समर्थन देते हैं इन कृषि कानूनों के लिए, तो इसका मतलब ये है कि वो लोग किसानों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि किसान आंदोलन में सरकार लोगों को विभाजित करने की कोशिश कर रही है, उनको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब देखना यह होगा कि ये किसान आंदोलन किस दिशा में जाता है। किसानों ने कह दिया है कि वो अब जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा इसमें भागीदारी बढ़ती जाएगी, महिलाओं की, मजदूरों की, और इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। तो अब ऐसे में सरकार क्या विकल्प लेकर सरकार के सामने आती है। लेकिन जो चीज लोगों के समझ में नहीं आ रही कि आखिर सरकार के सामने इतनी मुश्किल क्या है। जिस किसानों के बारे में सरकार ये कहती है कि हम तो किसान प्रेमी सरकार हैं, हमने किसानों के लिए इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं, सरकार किसानों की हम आय दुगनी कर देंगे, तो आज उन्हीं किसानों के 3 कानून को थोड़े दिन के लिए स्थगित करने में सरकार इतना क्यों हिचकिचा रही है। आखिर सरकार इन किसानों का जो आत्मविश्वास है वो जीत ले, उनका विश्वास जीत ले, थोड़े दिनों के लिए इन तीनों कृषि कानून को स्थगित कर दे और उसके बाद रोल आउट कर दे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार इस बात को नहीं करेगी, क्योंकि सरकार के लिए भी ये ईगो का मसला है। अगर आज सरकार ये तीनों कृषि कानून वापस ले लेती है तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो मोदी सरकार पहली बार झुक गई, और कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार की नाक का सवाल भी है। इसीलिए आज ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि पीछे हटना आज मोदी सरकार के लिए क्यों इतना मुश्किल है, क्योंकि उनकी ईगो का सवाल है, उनकी प्रतिष्ठा का सवाल है, और कहीं ना कहीं उनकी किरकिरी भी होगी कि देखिए किसानों ने आज मोदी जी को झुका दिया। तो ये तमाम तरीके की बातों से आज मोदी सरकार बच रही है और बचना चाहती है, और इसीलिए सारे केंद्रीय मंत्री और जितने भी जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है वो भी लग गई है कि किसी न किसी तरीके से किसानों को डिस्क्रेडिट करो, उनको डिस्पर्स करो और किसी न किसी तरीके से ये आंदोलन को खत्म करो। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या किसान इस बात को होने देंगे या नहीं होने देंगे। आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूं। आइए अब दूसरी खबर की ओर चलते हैं, और ये भी खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको याद होगा कि अगस्त के महीने में अमेरिका का जो मशहूर अखबार है वॉल स्ट्रीट जर्नल, उन्होंने एक खबर छापी थी जिसकी वजह से भारत में हड़कंप मच गया था। और उस खबर में ये लिखा गया था कि फेसबुक एक
दोहरा चेहरा लेकर चलता है, क्योंकि फेसबुक को ये डर है कि उसका इंडिया में जो बिजनेस इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं उस पर हमला होगा अगर वो बीजेपी के लीडर्स के खिलाफ पोस्ट को हटाते हैं या डिलीट करते हैं या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। अब आपको बता दें कि फेसबुक की एक कैटेगरी होती है डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस की, यानी कि खतरनाक व्यक्ति या खतरनाक संस्था। जो संस्थाएं बहुत ज्यादा हेट स्पीचेस लिखती हैं या बोलती हैं, उस तरीके के वीडियोस को या उनके पोस्ट को फेसबुक का काम है कि हटाए, क्योंकि वो समाज में नफरत फैलाता है। लेकिन जब भारत की बारी आती है तो फेसबुक नहीं करता ऐसा। क्यों? क्योंकि फेसबुक का अगर आप इन्वेस्टमेंट देख लें, 290 मिलियन यूजर्स भारत में फेसबुक के हैं और बहुत बड़ा 1 करोड़ों रुपए का, इसमें की करीब 34 या 35 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट फेसबुक ने इंडिया में किया है। इसलिए फेसबुक को इस बात का डर है कि अगर वो भारत के आला कमान नेताओं के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ, सिर्फ बीजेपी के खिलाफ ही नहीं बल्कि बीजेपी से जुड़ी हुई जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनके खिलाफ वो कोई कार्रवाई करेगा तो उसका बिजनेस इंटरेस्ट सफर करेगा। तो अब एक और मामला वॉल स्ट्रीट जर्नल का सामने आया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल में कल एक खबर आई है जिसमें कि दक्षिणपंथी ऑर्गेनाइजेशन बजरंग दल के बारे में कहा गया है कि फेसबुक नरम रुख फेसबुक ने अपनाया बजरंग दल को लेकर, और एक एग्जाम्पल दिया है उन्होंने एक वीडियो का कि दिल्ली के कुछ चर्चेस में अटैक हुआ था, कि दिल्ली के गिरजाघरों में अटैक हुआ था। एक वीडियो वायरल हुआ और उस वीडियो को फेसबुक ने नहीं हटाया, बल्कि 2.5 लाख लोगों ने उस चर्च वाले वीडियो को देखा। तो इसको लेकर एक जो उनकी इंटरनल सिक्योरिटी टीम है, उन्होंने वार्न भी किया था कि बजरंग दल एक डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा नफरत फैलाई है माइनॉरिटीज के खिलाफ, अनाप शनाप बयान भी देते हैं वो माइनॉरिटीज के खिलाफ। तो उनकी इंटरनल रिपोर्ट के बावजूद बजरंग दल को बैन नहीं किया गया है, बजरंग दल के वीडियोस नहीं हटाए गए हैं, बजरंग दल की पोस्ट्स को नहीं हटाया गया है। और उसका कारण क्या है, जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में निकल कर आया है कि फेसबुक को यह डर लगता है कि बजरंग दल के लोग इतने उग्र हैं और इतने ज्यादा वायलेंट हैं कि उनको डर लगता है कि अगर बजरंग दल के खिलाफ अगर वो पोस्ट या वीडियोस हटाएंगे तो बजरंग दल के एक्टिविस्ट्स फेसबुक के ऑफिसेज को आकर नष्ट कर देंगे। अब हर देश में इतने सारे फेसबुक के ऑफिसेज नहीं है, लेकिन अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 5 फेसबुक के ऑफिसेज हैं, विद दिल्ली एंड बॉम्बे, मुंबई एज द मेन हेडक्वार्टर्स। तो काफी इंफ्रास्ट्रक्चर फेसबुक ने अपना भारत में लगाया है, उनके बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। तो राजनीतिक और सुरक्षा, ये 2 कारण मेन बताए गए हैं जिसकी वजह से बजरंग दल के खिलाफ एक्शन फेसबुक ने नहीं लिया है, यानी कि उनको बैन नहीं किया गया है। ये बताया गया है कि राजनीतिक कारण, तो राजनीतिक कारण क्या है, क्योंकि बजरंग दल एक आरएसएस की ऑर्गेनाइजेशन है। आरएसएस कौन है? आरएसएस एक मेंटर ऑर्गेनाइजेशन है बीजेपी की, यानी कि जो सत्तारूढ़ लोग हैं उनसे बजरंग दल का डायरेक्ट वास्ता है। इसलिए बजरंग दल के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने में, उनके वीडियोस को हटाने में, उनकी पोस्ट को हटाने में फेसबुक को डर लगता है। और डर किस लिए लगता है? कि उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। दूसरा डर क्या है कि उनके जो फेसबुक के जो एम्प्लॉयज हैं, उनका ऑफिस है, उन पर हमला हो सकता है। तो इन सारी कारणों की वजह से फेसबुक ने बजरंग दल के खिलाफ एक नरम रुख अपनाया है। लेकिन अगर फेसबुक की आप पॉलिसी की बात करें तो फेसबुक क्या कहता है? फेसबुक कि आप पेज पर जाएंगे तो वो कहेंगे कि हम किसी भी तरीके की नफरत फैलाने वाली ऑर्गेनाइजेशन को हम नहीं सहते हैं, उनको हम टॉलरेट नहीं करते, उनकी पोस्ट को हम तुरंत डिलीट कर देते हैं या टैग कर देते हैं एज डेंजरस इंडिविजुअल्स एंड डेंजरस ऑर्गेनाइजेशंस। लेकिन बजरंग दल के केस में ऐसा नहीं हुआ। अगस्त के महीने में आपने देखा था कि किस तरीके से जो दिल्ली राइट्स के समय जो वीडियो सामने आए थे, कपिल मिश्रा का भी उसमें नाम था, तो उसको भी नहीं हटाया गया था। और फेसबुक की जो पॉलिसी इंडिया डायरेक्टर थी आखी दास, उन पर सवाल खड़े हुए। अल्टीमेटली उन्होंने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में जाके अपना बयान दिया, फिर उन्होंने अक्टूबर के महीने में रिजाइन किया। तो वो तो कहानी पुरानी हो गई। लेकिन बजरंग दल की जो स्टोरी है वो अभी लेटेस्ट है, कि देख लीजिए कि बजरंग दल कितना प्रभावी एक संस्था के रूप में उभर रहा है कि फेसबुक भी बजरंग दल से डरने लगा है। लेकिन डरने का कारण क्या है? क्योंकि फेसबुक का एक बड़ा बिजनेस इंटरेस्ट यहां पर है, और उसके अलावा फेसबुक को यह भी डर लगता है कि उनके जो एम्प्लॉयज हैं, उनके ऑफिसेज हैं, उस पर आकर बजरंग दल अटैक कर देगा। तो ये सारी बातें हैं। लेकिन फेसबुक का जो एक
दोहरा चेहरा यहां पर नजर आता है। एक तरफ वो कहता है कि हम किसी भी तरीके की जो हेट स्पीचेस है उनको टॉलरेट नहीं करते, और दूसरी तरफ इस तरीके की हेट स्पीचेस को या वीडियोस को वो अपने पेज पर बनाकर रखते भी हैं, ताकि बीजेपी और जो सत्तारूढ़ जो लोग हैं उनको प्रॉब्लम ना हो, और उनको खुश रखने के लिए बेसिकली फेसबुक ये सारा काम कर रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फेसबुक पर बार बार इस बात के एलिगेशंस लगे हैं। अगर आप बीजेपी की मैं बात करूं तो बीजेपी 2016 या 17 या इनफैक्ट 14 से आप देख लीजिए कि फेसबुक पर किस तरीके से बीजेपी ने फेसबुक और व्हाट्सएप का इस्तेमाल किया है। यहां तक कि गार्डियन, ब्लूमबर्ग जैसे जो बड़े नामी गिरामी पेपर्स हैं, न्यूज क्लिक जैसी वेबसाइट से उन्होंने भी स्टोरी की है। किसी ने 5 पार्ट सीरीज किया है, किसी ने 6 पार्ट सीरीज की है, ये बताते हुए कि किस तरीके से फेसबुक एक कैंपेन मैनेजर के रूप में काम करता है। यानी कि फेसबुक इज अ कैंपेन मैनेजर फॉर बीजेपी इन सोशल वेबसाइट्स का ये कहना है। उन्होंने कई इन्वेस्टिगेशंस भी इसको लेकर कहे हैं कि वो एक तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन चलाते हैं। अब आपको बता दें कि आप फेसबुक, अगर आप बीजेपी के जितने भी सोशल एड्स हैं, राजनीतिक एड्स हैं, चुनाव में जो उनका परफॉर्मेंस है वो आप सारा देख लें तो फेसबुक पर ही टिका हुआ है, व्हाट्सएप पे ही टिका हुआ है। आपको याद होगा कि 2018 में अमित शाह ने एक मीटिंग भी की थी राजस्थान में, जिसमें यह बोला गया था कि हर एक एमपी को बोला गया था कि आप अपने फेसबुक पेज पर 300,000 यानी कि 3 लाख लाइक्स को जनरेट करिए। यानी कि इस तरीके से बोला गया है। और अमित शाह ने उसी वर्कर्स की मीटिंग में यह भी कहा था कि ये तो हमारे हाथ में है कि हम कैसी भी स्टोरी को हम वायरल कर दें। तो आज वो अमित शाह की जो बात है वो कहीं ना कहीं सही होती नजर आ रही है कि ये बिल्कुल सही बात है कि बीजेपी का कितना बड़ा इन्फ्लुएंस आज फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर है। लेकिन फेसबुक का जो दोहरा चरित्र है वो भी आज सामने नजर आता है कि एक तरफ वो कहता है कि वी डू नॉट टॉलरेट एनी काइंड ऑफ हेट स्पीच, और दूसरी तरफ आप हेट स्पीच को बढ़ावा भी देते हो क्योंकि आपका उसमें बिजनेस इंटरेस्ट है। तो ये तो फेसबुक को तय करना है कि उनके लिए प्रायोरिटी क्या है। उन्होंने अपने प्रोटोकॉल्स तय किए हैं। बल्कि फेसबुक की जो स्पोक्सपर्सन है एंडी स्टोन, तो उन्होंने कहा है कि हम तो किसी भी पार्टी की आइडियोलॉजी या पॉलिटिकल एफिलिएशन से नहीं जाते और हेट स्पीच को हम कभी भी टॉलरेट नहीं करते। तो लेकिन आप भारत में क्या कर रहे हैं? मेरा एंडी स्टोन से आज सवाल है, जो फेसबुक के स्पोक्सपर्सन है, उन्होंने अगर इस बात को कहा है तो आज बजरंग दल के केस में क्यों नहीं किया? उन्होंने कपिल मिश्रा के केस में क्यों नहीं किया? इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी तब खड़ी हुई जब वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये खबर की है। तो आज इस बात के लिए केंद्र सरकार में कौन जवाब देगा? क्या केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज सामने आएंगे और इस बात का क्लैरिफिकेशन देंगे? आखी दास ने तो रिजाइन कर दिया, उसके बाद वो स्टोरी खत्म हो गई। लेकिन आज बजरंग दल के लिए कौन जवाब देगा कि बजरंग दल के पोस्ट को भी फेसबुक इतना डर रहा है उनसे हटाने के लिए? उसका कारण क्या है? आज बजरंग दल इतना बड़ा इन्फ्लुएंसर कब से बन गया? और बजरंग दल के लोगों के आप अनाप शनाप बयान देख लीजिए। अभी असम में हाल में वो केस आया था जहां पर बजरंग दल के जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या कहा कि जो हिंदू क्रिश्चियंस के चर्चेस में क्रिसमस सेलिब्रेट करने जाएंगे उनके हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। तो इस तरीके के बयान अगर बजरंग दल की ऑर्गेनाइजेशन से आते हैं तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को आपको बैन करना चाहिए या उनके खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए। लेकिन सरकार तो छोड़ दीजिए कि कोई एक्शन लेगी, यहां पर अब फेसबुक और व्हाट्सएप जो ओन करती हैं कंपनीज, आज वो भी डर गई हैं। उनको सिर्फ इस बात का डर है कि उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो ये बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि आज कितने मिलियंस ऑफ यूजर्स हैं आज फेसबुक के, और हम सब एक आस्था रखते हैं कि एक इंडिपेंडेंट मीडिया प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिस पर आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फेसबुक अगर एक इन्फ्लुएंसर है तो आज पॉलिटिकल एजेंडाज भी कैरी करता है, ये इसका पूरा पूरा प्रमाण है। आपको याद दिला दें कि 2019 में भी कुछ ऐसे पोस्ट्स को डिलीट किया था और कई पेजेस, 44 पेज की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें से 19 पेजेस फेसबुक ने डिलीट किए थे, और वो पेजेस थे जिसमें मोदी सरकार के खिलाफ चीजें लिखी गई थी। तो आज कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कहा कि वो एक कैंपेन मैनेजर के रूप में काम कर रहा है, पीआर कंपनी के रूप में काम कर रहा है मोदी सरकार का, तो ये जो तमाम एलिगेशंस हैं आज फेसबुक पर अप्लाई होते हैं। लेकिन इस पर सवाल कौन करेगा, यही बड़ा सवाल है। और जिस दिन इस सवाल का उत्तर मिल जाएगा उस दिन आज के एजेंडा में उस खबर को फिर से लूंगी और फिर से आपके सामने रखूंगी। इस पर आपका क्या फीडबैक है जरूर बताइएगा। मैं आगे चलती हूँ। तीसरी
खबर हमारी उत्तर प्रदेश से है, जहां पर लव जिहाद के कानून का किस तरीके से बेजा इस्तेमाल हो रहा है। आपको बताया था कि लव जिहाद के मामले में जो पहला अरेस्ट हुआ था, आपको याद होगा कि मुरादाबाद के कांट इलाके से एक मुस्लिम युवक को, और सिर्फ मुस्लिम युवक को ही नहीं बल्कि उसके भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। 22 साल की पिंकी से उसने शादी की थी। पिंकी को क्या किया गया, उसको संरक्षण गृह में भेज दिया गया और प्रोटेक्शन होम में भेज दिया गया, और जो उसके हस्बैंड, जो मुस्लिम युवक और उसका भाई था, उसे उत्तर प्रदेश के किसी जिले में अरेस्ट कर लिया गया। अब परसों की खबर है कि टेलीग्राफ ने यह स्टोरी की कि कोई इंजेक्शन दिया गया था उस 22 साल की पिंकी को, जिससे कि उसका अबॉर्शन हो गया। ये खबर जब आई तो उसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासन बिल्कुल हरकत में आ गया और पिंकी के पेट में दर्द हुआ, उसको अस्पताल लेके जाया गया। और फिर उसके बाद डॉक्टर्स ने जब उसका अल्ट्रासाउंड कराया तो बताया गया कि जो मिसकैरेज है, जो गर्भपात की जो खबरें हैं, वो गलत है। तो मुरादाबाद प्रशासन ने इस स्टोरी को बिल्कुल नकारा है और कहा है कि इसमें योगी सरकार की इमेज को धूमिल किया जा रहा है, उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, ऐसा बोला है वहां उत्तर प्रदेश की पुलिस ने। तो ये तो हो सकता है कि अफवाह के बेसिस पे हो, लेकिन जो टेलीग्राफ को जो इंटरव्यू दिया है पिंकी और पिंकी की सास ने, उसमें यही कहा गया था कि उनको एक ऐसा इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से गर्भपात हो गया। लेकिन अब खबरें सामने आ रही कि वो अल्ट्रासाउंड हुआ और उसमें यह पाया गया है कि वो 3 महीने की गर्भवती हैं और उनका गर्भ बिल्कुल सुरक्षित है। आज इंडियन एक्सप्रेस ने इस स्टोरी को किया है और उसमें कहा है कि ये फेक स्टोरी थी, जिसमें कि ये बताया गया कि पिंकी का अबॉर्शन हो गया, यानी कि उनका गर्भपात नहीं हुआ है, उनका गर्भ सुरक्षित है। लेकिन सबसे बड़ी बात आज ये है कि पिंकी, जो कि आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है और आज वो प्रोटेक्शन होम में है, आज डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने उसका बयान क्यों नहीं दिया है। आज 1 हफ्ते से ज्यादा हो रहा है कि वो मुस्लिम युवक और उसका भाई तो जेल में है, साथ में पिंकी जिसने की शादी की थी, उसका बयान आज पुलिस को दर्ज करना चाहिए था। डीएम के सामने उसका बयान का रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, वो अभी तक नहीं हुई है। अब इसको डीले क्यों किया जा रहा है? क्योंकि एक मुस्लिम युवक था, उसने एक हिंदू युवक से शादी की और ये बताया जा रहा है कि जबरन धर्मांतरण का केस था। तो ये जो अंतर धर्म के जो विवाह हैं, उनको लेकर किस तरीके से इनका बेजा इस्तेमाल हो रहा है। अब कभी पुलिस कभी कुछ गलत सुन लेती है। अभी हाल में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की पुलिस ने एक र्यूमर के बेसिस पर एक 2 मुसलमान युवक और युवती को ये समझा कि वहां पे फॉर्सिबल कन्वर्जन हुआ है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। बाद में ये पता चला कि नहीं, वो तो मुस्लिम युवक और युवती दोनों मुसलमान थे। तो ऐसे जो फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन इस समय उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास आ रही है, वही फिल्टर्ड इंफॉर्मेशन कभी मीडिया के पास जाती है, कभी वो खबर गलत हो जाएगी, कभी सही हो जाएगी। ये सिलसिला अभी चलता रहेगा। लेकिन आज सवाल ये है कि ऐसे कानून को आज वैलिडेट क्यों कर रही है योगी सरकार। योगी सरकार आज आगे बढ़कर, जब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह बात कह दी कि लव जिहाद का कानून मौलिक अधिकारों के खिलाफ है, कर्नाटका हाईकोर्ट ने इस बात को कह दिया और कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने इच्छा के अनुसार किसी भी धर्म के व्यक्ति या से शादी करना चाहता है तो वो कर सकता है, वो उसका एक फंडामेंटल राइट है। तो योगी सरकार क्या आज इतनी बड़ी सरकार हो गई है कि वो ऐसे फंडामेंटल राइट को मानती नहीं? फंडामेंटल राइट्स क्या है, मौलिक अधिकार क्या है? वो एक पन्ना है संविधान की बड़ी किताब का। और अगर आप उस एक इंपॉर्टेंट पेज को, जिसको हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं या मौलिक अधिकार कहते हैं, और उस संविधान के पन्ने को आज अगर योगी सरकार नहीं मानती है, तो फिर तो योगी सरकार जो चाहे वो कर सकती है। संविधान का हवाला जरूर देती है, लेकिन क्या संविधान का सम्मान कर रही है? राइट टू चॉइस, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये तमाम सारी चीजें हैं। इन सारी चीजों को ताक पर रखकर योगी सरकार एक ऐसा अध्यादेश लेकर आई है जो कि बिल्कुल ह्यूमैनिटी के खिलाफ है। लेकिन योगी सरकार से सवाल कौन करेगा? आज ना विपक्षी पार्टीज इस बात को उठा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तो भूल ही जाइए कि वो लव जिहाद के बारे में बात करेंगे। वो बात तभी करते हैं जब चुनाव होता है या उनको पोलराइज करना होता है, वोट बैंक, तब वो इन बातों को कहते हैं। लेकिन कोई भी केंद्रीय मंत्री लव जिहाद के बारे में नहीं बोल रहा है। बीजेपी एमपीज की तरफ से कभी कभी ऐसा कुछ बातें आ जाती हैं, लेकिन कोई भी शख्स केंद्र सरकार की ओर से ये आकर उसने लव जिहाद के कानून को कंडेम नहीं किया। और ये इसके बावजूद कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एक ही बात कही है कि अगर लव जिहाद का ये कानून किसी भी अदालत में जाएगा तो 1 मिनट भी नहीं टिकेगा, क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। और
जितनी भी राइट टू लिबर्टीज और चॉइस की मैंने बात की वो सारी चीजों के खिलाफ है। तो आज मुरादाबाद का अगर ये मामला सामने आया है जहां पर आज वो मुस्लिम युवक 1 हफ्ते से जेल में है, युवती को खबरें आई कि उसको इंजेक्शन लगा दिया गया, उसका गर्भपात हो गया, उसके बाद मुरादाबाद प्रशासन ने उस खबर को नकारा, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट पेश की कि नहीं वो गर्भपात की खबरें गलत हैं। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन आज ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आज वो सवाल पूछने के लिए कोई भी नहीं है। तो लव जिहाद एक बड़ा सस्पेंस, एक बड़ी मिस्ट्री ऐसा बनता जा रहा है जिसका बेजा इस्तेमाल पुलिस कर रही है। ना पुलिस को सेंसिटाइज किया जा रहा है और ना पुलिस को यह बताया जा रहा है कि आप एक सभ्य तरीके से आप इन अरेस्ट को करिए या लोगों को समझाइए या लोगों तक ये बातें पहुंचाइए। कहा गया वो आउटरीच प्रोग्राम। अगर कृषि कानून के बारे में हम एक लंबा चौड़ा कृषि कानून की हम बात करते हैं तो 700 सम्मेलन करते हैं, बड़ी बड़ी 100 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हम बात कर रहे हैं कि हम लोगों को के बीच में लेकर हम आउटरीच प्रोग्राम्स लेकर जाएंगे। तो लव जिहाद जैसे कानून के बारे में आज योगी सरकार इस तरीके के आउटरीच प्रोग्राम लेकर क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं लोगों के बीच में जाकर बता रही कि देखिए ये हमारी मंशा थी? लेकिन जो बार बार जो एनालिस्ट्स और ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि इसका एक ही मकसद था इस कानून को लाने का, और वो था किसी एक खास समुदाय को टारगेट किया जाए, उसको एक पॉलिटिकल वेपन की तरह इस्तेमाल किया जाए ताकि चुनाव में आप लोगों को पोलराइज कर सकिए, हिंदू मुसलमान को बांटिए, जिसके बेसिस पे बीजेपी के वोट्स कंसोलिडेट होंगे और बाकी पार्टीज के भी वोट्स कंसोलिडेट होंगे। और यही कारण है देखिए कि विपक्षी पार्टीज भी नहीं बोल रही, क्योंकि उनको मुस्लिम्स का वोट बैंक चाहिए, उनको हिंदूज का वोट बैंक चाहिए। बीजेपी का तो एजेंडा ही है, खासकर अगर हम योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये सारी चीजें हैं कहीं ना कहीं जो पूरा एक राजनीतिक खेल है इस कानून के पीछे चल रहा है। लेकिन इसमें पिस कौन रहा है? आम आदमी, मासूम ऐसे युवक और युवती जो कि एक सपना संजो कर लेकर आते हैं कि नहीं आज हम शादी करेंगे, बाद में उनके पेरेंट्स मान भी जाते हैं, अगर वो पेरेंट्स के खिलाफ भी उन्होंने शादी किया और बाद में मान भी गए, लेकिन ऐसे लोगों को भी पकड़ा जा रहा है। पुराने केसेस खोले जा रहे हैं जो कि अध्यादेश के आने के पहले थे, उन कानूनों को, उन केसेस को भी खोला जा रहा है। तो किसी भी चीज के पीछे लॉजिक नहीं है, लेकिन हाँ, लव जिहाद नाम का एक हवा बनाकर सामने खड़ा कर दिया गया है। अब लोग झेलते रहें, योगी सरकार को क्या मतलब है। तो आज की एजेंडा की 3 खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते एक बार आपको फिर से याद दिलाना चाह रही हूं, हमारा एंड्रॉइड ऐप सत्य हिंदी का गूगल प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिएगा। आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।